हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो नॉरसेट यानी जो एम्स की एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है कि हम लोग क्या पढ़े कि नॉरसेट हमारी पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। ओके, तो नॉरसेट जब नॉरसेट का हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने 6 मंथ पढ़ लिया। ओके, कंटिन्यूस आपका रिजल्ट आ गया और 6 महीने अपन ने पढ़ लिया और पहले अटेम्प्ट में आपका नॉरसेट निकल गया। ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपका थर्ड ईयर होने के बाद अगर फोर्थ ईयर आपका चालू है बीएससी नर्सिंग का, ओके, और जीएनएम का जो थर्ड ईयर अगर चालू है, उसी समय अगर आप लोग पढ़ते हैं, ओके, उसी समय से अगर आपने नॉरसेट की तैयारी अगर शुरू कर दी, ओके, एम्स की, क्योंकि देखो नॉरसेट क्यों इतना फेमस है, क्योंकि नॉरसेट में पूरे जो एम्स है लगभग 15 या 16 एम्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर 6 महीने में, हर 6 मंथ में इसकी एग्ज़ाम आती है ऑल इंडिया। ओके, जो कि दिल्ली एम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और यही से जो भी 15 या 16 एम्स है वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। ओके तो क्या है, हर 6 मंथ में एग्ज़ाम आती है। ओके, लगभग हर एग्ज़ाम में 2000 के आसपास वैकेंसी रहती है। ओके, लास्ट इसमें 1500 की वैकेंसी थी। ओके, इस बार हम लोग नॉरसेट 7 में हम लोग पकड़ के चल रहे कि लगभग 3500 के ऊपर की वैकेंसी आ सकती है। इसमें ही आरएमएल सफदरजंग वगैरह ये भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे ऐड हो सकती है काफ़ी बड़ी। इसके वजह से हम लोग 3500 से पकड़ के 4000 भी यहाँ पे जा सकती है। नॉरसेट की वैकेंसी है, नॉरसेट 7 की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये है कि सर हम लोग नॉरसेट के लिए क्या पढ़े, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपने क्या पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होने के बाद अगर हम मेजर सब्जेक्ट नर्सिंग के एंड द माइनर सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, लगभग 40-50 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं। अगर आप नॉरसेट की प्रिपरेशन करते हो तो नॉरसेट का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन यानी क्या होता है कि पैटर्न एग्जाम का। ओके, आप सभी को पता है एक प्री होती है, तो प्री ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में होती है या 2 शिफ्ट में होती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है और यहाँ पे परसेंटाइल बोल के आपका इवेल्युएशन होता है। ठीक है, परसेंटाइल से। ओके, जब आप परसेंटाइल से इवेल्युएशन होता है तो आपका यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है। क्या करता है? एक्यूरेसी। तो अगर आपने नॉरसेट प्री अगर क्लियर कर दिया तो प्री होने के बाद आफ्टर 15 डेज, ओके, देयर इज अनदर वन एग्जाम दैट इज मेंस एग्जाम। ओके, ओके, जो मेंस एग्जाम है ये एक ही शिफ्ट में होती है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज से आपका मेरिट बनता है। ओके, लेकिन आपको मेंस में जाने के लिए आपको प्री क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, प्री क्लियर करने के लिए आपको अगर प्री का 100 MCQ का पेपर होता है, ओके, जिसमें से आपके 80 जो MCQ होते हैं ये नर्सिंग के होते हैं और 20 आपके नॉन नर्सिंग के होते हैं। ओके, तो ये 80 MCQ आप में यहाँ पे पूरे नर्सिंग के मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट एंड प्रायोरिटी नर्सिंग बेस्ड एनक्लेक्स सभी यहाँ पे मिक्स होते हैं, क्योंकि मेंस में ही बोला है कि प्रायोरिटी MCQ मेंस में आएंगे। बट अपन ने देखा है पिछले 4, 5, 6 जो नॉरसेट हुए मेंस में भी आपके क्लिनिकल बेस्ड जो स्किल बेस्ड MCQ प्री में भी आते हैं। और अगर आपने प्री किया, क्योंकि प्री में अगर सिर्फ कैसे जो भी जिसकी वैकेंसी अगर 2000 वैकेंसी है तो समझ लो इसके 5 गुना स्टूडेंट यानी एक समझ लो 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। ओके, सो मेंस के एग्ज़ाम में ये 10,000 जो कैंडिडेट रहते हैं उनका एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको बता दूँ, जो प्री होता है वो आपका 100 MCQ का आता है। यहाँ पे भी आपका हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है। ओके, और हर एक रॉन्ग के लिए 0.33 आपका कट जाता है। ओके, वैसे ही मेंस में भी आपका 100 MCQ रहते हैं और
100 MCQ प्योरली आपके नर्सिंग बेस्ड रहेंगे। यहाँ पे भी आपको हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, हर एक निगेटिव के लिए 0.33 आपके कट जाते हैं। ओके, अभी लेटेस्ट नॉर्सेट 6 में नया पैटर्न आया है कि आपको क्या बोला है, ओके 100 MCQ सॉल्व करने के लिए इनको अपन ने 5 इसमें डिवाइड किया, 20 20 20 20 20 MCQ। ओके, और इसको 18 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है प्री, इसमें भी 18 मिनट्स आपको, इसमें भी 18 मिनट्स, इसमें भी 18 मिनट्स, इसमें भी 18, ऐसे मिला के आपके यहाँ पे 100 MCQ आपको 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि पहला अगर सेक्शन ये बोलेंगे ये, तो यहाँ पे 20 MCQ आपको 18 मिनट में, अगर आपका इसमें 10 मिनट में भी ख़त्म हो गया सॉल्व करके तो भी आपको बैठना पड़ेगा। जैसे 18 मिनट खत्म हो जाते हैं तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होता है, जैसे 18 मिनट खत्म हो तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन, इस तरीके से रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिक्कत यही है कि 18 मिनट में आपको 20 MCQ सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नॉर्सेट 6 में ऐसा पैटर्न था, नॉर्सेट 7 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। ओके, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग 6 महीने में पास कर पाएंगे कि यस, अगर आपने 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद ही नॉर्सेट की प्रिपरेशन अगर शुरू कर दी, अच्छे अच्छे बुक्स और अच्छा जो थ्योरी कंटेंट जो भी मिलता है अगर वो पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आपका डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। अगर आपका विजन या जो आपका ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे से सेट किया कि नहीं भाई मेरे को अगले 6 महीने में या 1 साल में मुझे कोई भी ऑल इंडिया की नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो डेफिनेटली अगर आपने आपका विजन क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्लियर है, तो डेफिनेटली उसको पाने के लिए आपको प्रयास कंसिस्टेंटली प्रयास करना पड़ेगा। ओके, देखो कंसिस्टेंसी यानी समझ लो नहीं यार आज पढ़ाई नहीं होगी, कल यार मेरे मामा की शादी, अरे यार मेरे को गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है, अरे यार मेरे को उधर जाना है, नहीं यार मेरे को दोस्तों के साथ, नहीं भाई, अगर आपको नर्सिंग 4 ईयर ख़त्म होने के बाद विद इन नेक्स्ट 1 ईयर में आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो भाई ये नॉर्सेट ही रहती है, क्योंकि नॉर्सेट हर 6 महीने में आती है। आप अगर BSc नर्सिंग हो गया तो फटाफट से आपने ये एग्ज़ाम दे पाओगे। पहले से दूसरे अटेम्प्ट में अगर आपका हो जाता है तो आपकी क्या होगी, आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी, आपके जो सपने हैं वो जल्दी से आप पूरे कर पाओगे। ओके, जो भी आपके जो गोल रखोगे वो। ओके, तो उसी तरीके से 3rd ईयर जैसे ही शुरू हो जाता है, 3rd ईयर ख़त्म हो जाता है, 4th ईयर शुरू है, तो आपको नॉर्सेट का पढ़ाई यानी पूरे 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर का रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। ओके, जैसे 4th ईयर कंप्लीट हो जाता है, नॉर्सेट का फॉर्म भर जाते हो, देन उसके बाद आपने जो टेस्ट सीरीज लेते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन की वो आपने करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, जो निगेटिव होने के जो चांसेस होते हैं, निगेटिव मार्क्स आपके जो बनते हैं, अगर आपने मैक्सिमम टेस्ट अगर सॉल्व करोगे आप, ओके 100 200, ओके, और कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको आपका रैंक भी पता चलेगा। ओके, और आपका जो निगेटिव होने के चांसेस रहते हैं वो भी आपके, अगर पहले 30 MCQ रॉन्ग होते हैं तो बाद में 20 होंगे, बाद में 10 होंगे, इस तरीके से आपका निगेटिव आपका डिक्रीज होगा। ओके, और आपका रैंक अच्छे से इम्प्रूव होगा। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज का फ़ायदा है। ओके, अगर बेस्ट बुक बोलेंगे तो आपके 4 साल के बुक्स बेस्ट रहते हैं, बट कभी भी कोई भी एक बेसिक किताब आपको आपके पास रहनी चाहिए कि भाई वो पढ़ने के बाद आपको पता चले, क्योंकि जो 4 साल का जो मटेरियल रहता है उसमें वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो थ्योरी एग्ज़ाम आप लिखते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है, MCQ प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो भाई आपको बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक। ओके, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हो तो वो जनरलाइज रहती है। ओके, जो MCQ जो आपको क्या रहता है, पूरा ऐसा बहुत बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखने पड़ते हैं, बट जब आप MCQ की प्रिपरेशन करोगे तो ये पैराग्राफ में से कोई तो भी एक पर्टिकुलर पार्ट से आपको MCQ पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई ना कोई जो किताब मार्केट में है कोई भी ले सकते हो, टारगेट है, देन उसके बाद PR है। ओके, बट मैं PR ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बेसिक किताब है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे PYQ भी मिल जाएंगे
और ऑल इंडिया के जितने अभी तक पेपर हुए सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी थ्योरी की भी किताब है, इसकी एमसीक्यू की किताब है। तो मेरे हिसाब से आपने दोनों लेनी चाहिए। ओके, थ्योरी भी क्लियर करनी चाहिए और एमसीक्यू भी क्लियर करनी चाहिए। उसके बाद अगर टारगेट चाहिए तो ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कि और बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। 4 साल की किताब है आपकी, ओबीजीवाई की किताब, पीडियाट्रिक की किताब, एमएचएन की किताब, ओके, पीएसएम अपने कम्युनिटी की किताब, माइक्रो की किताब आप सभी के पास होगी। उसको अच्छे से रट लोगे और ये पीआर को थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, कौन से टॉपिक पे अपने को फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई फंडामेंटल में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, क्योंकि ये अपना मेजर सब्जेक्ट है फंडामेंटल और एमएसएन। ओके, अगर नॉर्सेट की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, हर एक एग्जाम में अगर आप फंडामेंटल की बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंडोट्रकियल ट्यूब्स आपको बहुत अच्छे से आने को होना। ओके, ईटी ट्यूब्स आपको यहाँ पे एडल्ट के भी करने पड़ेंगे कि साइजेस क्या होते हैं। अभी नॉर्सेट 6 में बहुत अच्छे अच्छे एडल्ट का भी पूछा आपका और चाइल्ड का भी पूछा, ये दोनों आपके साइजेस पता रहने चाहिए। ओके, और उसका जो कैलकुलेशंस रहते हैं कौन से एज ग्रुप को कौन किस तरीके से कौन सा ट्यूब आप यूज़ कर सकते हो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन आईवी कैनुला इसमें आपके जितने भी एडल्ट से लेके लार्ज बोर वाले, देन पीडियाट्रिक वाले, ये आपके पूरे के पूरे आईवी कैनुला। ओके, और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कौन सा आईवी कैनुला यूज होगा। ओके, एडल्ट के लिए फीमेल है तो, ओके, न्यूबॉर्न है तो, चाइल्ड है तो कौन सा कैनुला, वो कोड ऑफ इथिक्स, टॉट, ओके, कोड ऑफ इथिक्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको टॉट वगैरह रहेंगे। ठीक है, डिफेमेशन रहेगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कोड ऑफ इथिक्स में, वो आप पढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोड ऑफ इथिक्स। जब भी आप फंडामेंटल शुरू करो तो मेरे हिसाब से कोड ऑफ इथिक्स से शुरू करना चाहिए। देन पोजिशनिंग, बहुत सारे हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग पोजिशन देना पड़ता है। ओके, वो पढ़ना पड़ेगा। सक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन उसके बाद प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, प्री ऑपरेटिव एंड यहाँ पे आप पोस्ट ऑपरेटिव दोनों भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे पोजीशन कैसी रहेंगी, कौन से मेडिकेशंस देते हैं। ओके, वो आपको बेसिक चीज़ें जनरल एनेस्थीसिया की पढ़नी पड़ेगी। देन सूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचर्स में आपको ऑल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से होते हैं। ओके, एंड उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपकी जो नीडल रहती है, नीडल की साइज, उसके बाद उसकी जो 1/8 सर्कल रहता है, 3/8 सर्कल होता है। ओके, उसमें रिवर्स कटिंग, देन राउंड बॉडी, इसका क्या महत्व होता है, कौन से लेयर को कौन से सूचर्स लेते हैं, अलग अलग टाइप्स के सूचर्स होते हैं वो। ओके, उसके बाद नीडल स्टिक इंजुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री यू हैव टू फॉलो, देयर हर एक हॉस्पिटल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं नीडल स्टिक इंजुरी के, वो आपको पता रहनी चाहिए। क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, किसको रिपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद कुछ एंटीबॉडी एंटीडोट्स वगैरह लेना पड़ता है क्या, वो सब कुछ आपको नीडल स्टिक इंजुरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ओके, देन सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है। ओके, साइट्स कौन कौन से होते हैं वो। सर्जिकल ब्लेड्स, ओके, यहाँ पे आपको 10 नंबर ब्लेड से लेके आपको 22, 23, 24 नंबर ब्लेड तक पूरे पढ़ने पड़ेंगे। और कौन से ब्लेड कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंसिजन कौन से इंसिजन के लिए कौन सा ब्लेड यूज़ होता है वो आपको पता रहना चाहिए। कॉमन एक्सरे की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे चेस्ट एक्सरे, ओके, चेस्ट एक्सरे, देन उसके बाद जीआई ट्रैक का सीटी, केयूबी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। देन निमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूशन से रिलेटेड आपको एक्सरेस में पहचानना आने को होना। अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब में बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, देन वाइटल साइंस चाइल्ड के, देन उसके बाद न्यूबॉर्न के, देन एडल्ट के वाइटल साइंस आपको पता रहने चाहिए। देन नीडल्स, ओके, नीडल्स में ऑपरेशन थिएटर में कॉमनली कौन कौन से नीडल्स यूज़ होते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। स्पाइनल नीडल्स कौन कौन सी यूज़ होती है, स्पाइनल में भी 25, 26, 27 नंबर की स्पाइनल नीडल होती है। ओके, 25 नंबर की, 24 नंबर की, 22 नंबर की,
या 27 नंबर की जो 26 नंबर की स्पाइनल नीडल होती है कहाँ पे और कैसे यूज़ होती है। देन उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी के लिए कौन सी नीडल यूज़ होती है वो भी आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। ओके, अगर आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की बात करोगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हॉलीडे सेगार मेथड के हिसाब से फ्लूइड जो किस तरीके से हम कौन से एज ग्रुप को कौन से कितना वेट रहा तो कितना फ्लूइड देते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के साथ यहाँ पे जो ईसीजीज के चेंजेस रहते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स। ओके, जो ड्रेसिंग से रिलेटेड है बैक्टीग्रास एनीथिंग अदर कौन कौन सी ड्रेसिंग्स रहती है वो। देन उसके बाद बैंडेजेस आपको पता रहने चाहिए। ओके, टाइप्स रहते हैं वो भी। देन उसके बाद ट्रॉली क्रैश कार्ड इन हॉस्पिटल, यानी क्रैश कार्ड किस तरीके से होता है, कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। ओके, इसमें आपने लासा ड्रग्स आपने पता रहना चाहिए आपको कि लुकर लाइक साउंडर लाइक ड्रग्स कहाँ पे रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, हाई रिस्क मेडिकेशंस कौन से होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं वो सब। ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ ये भी आपको पता रहना चाहिए कि आफ्टर डेथ कितने टाइम में कौन कौन से ऑर्गन दे सकते हैं, कितना टाइम रहता है उसका। ओके, स्नेक बाइट एंड वेनम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सीपीआर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ओके वो। ओके, देन कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ओके, कोल्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद है एसिड बेस इम्बैलेंसेस एबीजी एनालिसिस, एंड इसके साथ में मुझे लगता है वीबीजी भी आपने पढ़ लेना। ओके, वेनस ब्लड गैसेस ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, आने वाले वक्त में। ओके, देन उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि इंजेक्शन एंड आईवी फ्लूइड्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिक एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड एंटी वायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ओके ये सब ड्रग्स। देन उसके बाद आईवी फ्लूइड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ओके जो भी फ्लूइड्स है उससे रिलेटेड आपको आना चाहिए। देन उसके बाद उसका फ्लूइड का कैलकुलेशंस भी आपको आने को होना। ओके, देन WHO सर्जिकल चेकलिस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक एम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। देन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ग्रुप्स एंड उसके रिएक्शंस, किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं, किस में एंटीजन रहता है, किस में एंटीबॉडी नहीं रहता है, रिएक्शन क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको कौन से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से है, डोनर कौन से है, यह सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते टाइम पे जो बैग रहती है उसमें कौन सा एंटीकोआगुलेंट्स रहते हैं। देन उसके बाद कितने समय, स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। देन अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो आपको उसकी पॉलिसीज़ क्या होती है, किस तरीके से रहता है, वो सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। वुंड केयर में डेहिसंस, एविसरेशंस, ओके। देन इसका जो नेक्रोसिस के वुंड्स रहते हैं उसका क्लीनिंग कैसे होता है। ओके, क्लीनिंग से रिलेटेड इनर आउटर वगैरह सब कुछ। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग में यहाँ पे सर्जिकल रहता है। ओके, देन सोशल रहती है, सोशल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ओके, ये सब आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग ये आपको पढ़नी पड़ेगी। देन पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट आपको पता है एक्टिवेटेड चारकोल, बाकी के भी हर एक ड्रग्स के एंटीडोट्स आपको पता रहना चाहिए कौन सा ड्रग अगर ज़्यादा होता है तो। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, डोनिंग, डोफिंग, देन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न से रिलेटेड जो ये होता है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब फंडामेंटल्स की बातें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देन ड्रग डोज कैलकुलेशंस, ओके जो मेडिकेशन आप दे रहे हो उसका कैलकुलेशन कहता है कैसा होता है, आईवी कैलकुलेशंस, आईवी फ्लूइड का कैलकुलेशन। देन ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल कलेक्शन कैसे होता है, लेबलिंग कैसे होता है, कौन से कंपार्टमेंट में कौन से इसमें। ओके, यहाँ पे आपका वैक्यूटेनर के बारे में, वैक्यूटेनर्स जो रहते हैं ना उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लोराइड बल्ब में क्या क्या कौन सा कंटेंट होता है। ओके, जो रेड कलर का जो होता है उसमें क्या, येलो में क्या होता है, देन पर्पल वाले इसमें क्या होता है, कौन सा ये कंटेंट रहता है, वो आपको ईडीटीए में क्या रहता है वो पूछा जा सकता है, तो वो सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। देन क्रेडेस मैन्योर, ये सबको पता है, यूरिनरी एलिमिनेशन में जब हम लोग एब्डोमेन को, जो ब्लैडर को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हैं उसको क्रेडेस मैन्योर बोलते हैं, तो ये इसके बारे में भी आपको पता है। स्टूल सैंपल, स्टूल इन वेरियस डिसीजेस, ओके ये आपको। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, उसमें पूरे मास, ओके वेंचुरी मास से लेके रीब्रीदिंग मास, उसके फ्लो कितना रहता है क्या, वो सब। ओके, देन क्रचे वॉकिंग, इसके बारे में, आईवी लाइन, सेंट्रल लाइन। देन कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन एनजी ट्यूब फीडिंग से आपको एक क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ पे फॉलिस कैथेटर है।
नॉर्मल लैब वैल्यूज़ तो आपको पता रहने चाहिए, मुंह ज़बानी आपको पता रहने। देन टोटल TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, हॉस्पिटल फायर सेफ्टी। ओके, अगर हॉस्पिटल फायर सेफ्टी में आपको क्या पता चाहिए, रेस एंड पास आपको पता रहना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आपको अगर हॉस्पिटल सेटिंग में कौन कौन से कोड हो सकते हैं, कोड ब्लू रहता है, कोड ब्लैक होता है, कोड पिंक होता है, उसके बाद कोड ऑरेंज होता है, देन उसके बाद येलो होता है कोड, और बहुत सारे होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं कि ओके ठीक है। डेहिसंस, एविसरेशन, लंबर पंक्चर की साइट्स बच्चे में कौन से होते हैं, एडल्ट में कौन से होते हैं, सिरिंज नीडल कौन सी यूज़ होती है, गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन के बारे में, प्रायोरिटी केयर, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, देन वेंटिलेटर असिस्टेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए, उसके मोड्स कौन कौन से होते हैं वेंटिलेटर के। ब्लड स्पील मैनेजमेंट, ओके, यहाँ पे केमिकल एंड ब्लड, केमिकल एंड यानी केमिकल यानी मर्कुरी बोल सकते हैं, एंड ब्लड स्पील मैनेजमेंट कैसे होता है, हाइपोक्लोराइड के बारे में आपको पता रहना चाहिए, कोलोस्टॉमी केयर एंड कोलोस्टॉमी के बारे में आपको बैग्स के कलर, स्टोमा का कलर, बैग स्टोमा कलर, ये सब कुछ पता नहीं। हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमा, वेरियस टाइप ऑफ एनिमा, वो भी पता रहना चाहिए। इंटूबेशन, देन उसके बाद पोस्चुरल ड्रेनेज, ओके, पोस्चुरल ड्रेनेज, यूरिनरी एंड ब्लैडर इरिगेशन के लिए जो भी फॉलिस हम यूज़ करते हैं उसके साइज है, सिलिकॉन कैथेटर, हर टाइप के सुप्राप्यूबिक जो कैथेटर रहता है उसके सबके बारे में आपको पता रहना चाहिए। गैस्ट्रिक लवाज गवाज कब होता है, कब करते हैं, ओके। बेड सोर, प्रेशर सोर, यहाँ पे ग्रेड 1 2 3 4 के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। देन डोज कैलकुलेशन फार्मूला फॉर द IV फ्लूइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग इस तरीके से सवाल आपको यहाँ पे नॉर्सेट में देखने को मिल सकते हैं। अगर नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर फंडामेंटल में इतने भी टॉपिक आपने क्लियर कर लिए, बाबू आपको बता देता हूँ 101% आप MCQ किसका, फोन का गलत नहीं करोगे। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किए तो समझ लेना कि भाई नॉर्सेट करना है तो ये करना पड़ेगा, ओके। आपने 101% बोलता हो कि आपके जो गोल्स है वो सेट करो, पढ़ाई करो, आपकी जो मंजिल है आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपने सिर्फ कैसे तो भी टाइम पास करने के लिए कर रहे हो तो बाबू आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आपने ईमानदारी से मन लगा के अगर माता पिता को देख के अगर आपने पढ़ाई करना शुरू किया है, आपका अगर फैमिली कंडीशन सब कुछ आपको संवारना है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो कुछ नहीं है। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको 1 लाख की सैलरी मिलती है एट प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट में, ओके, 1 लाख। ओके, स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे तो लगभग 50 से 60 हज़ार आपको सैलरी मिलती है, ओके, इतना फ़र्क रहता है। तो बाबू आपको 50-60 हज़ार चाहिए या आपको 1 लाख चाहिए, या आपके ऊपर डिपेंड है, ओके, ठीक है। सो अगर आपको नॉर्सेट 7 के लिए, नॉर्सेट 8 के लिए, RRB के लिए ज्वाइन करना है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के क्लासेस, तो प्लीज़ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद जो ऑल इन वन कोर्स चल रहा है वो चाहिए तो वो कोर्स ले सकते हो। आपको 6 महीना कंटिन्यूस पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू। इससे रिलेटेड और एक नया वीडियो MSN OBGY से रिलेटेड फटाफट से मैं लेके आऊँगा। पहले फंडामेंटल के नोट डाउन कर लो, पढ़ाई शुरू करो, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये बात बोलूँगा कि भाई मोस्बी पढ़ो, ओके, जो मोस्बी नहीं, साउंडर्स का जो थ्योरी है, जो पार्ट है 9th एडिशन, ये पढ़ो। ये पूरे टॉपिक वहाँ पे मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी तैयारी होंगी, ओके। साउंडर्स की थ्योरी फंडामेंटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक पढ़ो 9th एडिशन, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ओके। थैंक यू। जय हिंद।